हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। स्वागत है दोस्तों आपका अगले प्रैक्टिस सेट में। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा 19 यानी 19वां प्रैक्टिस सेट है और इसी क्रम में हमने 18 ये शायद 19 या 20वां प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हमने इतने सारे प्रैक्टिस सेट अपने कवर कर लिए हैं। और ये मैंने जैसा कि आपको पिछली लास्ट वीडियो में बताया था कि हम ये प्रैक्टिस सेट अपने कवर कर रहे हैं जो हमारे चैप्टर वाइज एमएस एक्सेल के क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज में सीरीज है हमारे एमएस एक्सेल वाले चैप्टर की और उसी से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके समथिंग 180 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको कराऊंगा। और बाकी के जो मैंने आपको 12 प्रैक्टिस सेट कराए हैं इससे अलग जो हमारे मिक्स क्वेश्चन थे उसमें भी एमएस एक्सेल के बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला से क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जा करके देख लेनी है। सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका डिवाइड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कंप्यूटर में आपकी कैलकुलेशन करनी होती है तो आप डिवाइड करते हो लेफ़्ट साइड की तरफ से, और जब आप मैथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तब आप करते हो राइट साइड से। तो यहाँ पर जब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 256 अपॉन में 8 अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आता है हमारा 32। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 8। और जब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा हमारा 4 और 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा एमएस एक्सेल वर्कशीट की किस सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। हमसे बोला है सेल को एडिट करने के लिए। तो जब आप लोग सेल को एडिट करोगे तो आप किसका यूज़ करोगे, F2 का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। F5 नहीं होगा, F3 नहीं होगा, F4 नहीं होगा। ध्यान रखना है आपको, हमको अगर एडिट करना है किसी भी सेल को तो हम यूज़ करेंगे दोस्तों F2 की का। आपको पता है F2 की आपकी कहाँ आती है और आपको पता है कि F2 की को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन की। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं तो आपको आंसर टिक करना है 12। अगला क्वेश्चन है हमारा 122 एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक में कम वर्कशीट होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एमएस एक्सेल की वर्कबुक को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम से कम वर्कशीट कितनी होनी चाहिए। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर दोगे कम से कम 1 होनी चाहिए। अगर 1 भी नहीं होगी तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 123 और यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों एमएस एक्सेल में सेल एडिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एडिटिंग के संदर्भ में पूछा है कि एडिटिंग के लिए कौन सा गलत होगा। आपका ऑप्शन एमएस एक्सेल की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेल सिलेक्ट करें, फॉर्मूला बार पर क्लिक करें और कंटेंट को एडिट करें। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। जहाँ कंटेंट स्थित है उस सेल पर डबल क्लिक करके आप सेल को एडिट कर सकते हो। तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट जो आपकी सेल है कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F2 फंक्शन की दबाएं। तो बिल्कुल सही है। तो आपसे गलत वाला पूछा था तो डी ही गलत हो जाएगा। सिलेक्टेड सेल सिलेक्ट करें और सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कीबोर्ड पर F5। तो बिल्कुल गलत है, F5 नहीं F2। अगला क्वेश्चन है 124 एमएस एक्सेल में लेन फंक्शन किस निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है। LEN लॉजिकल होता है, फाइनेंशियल होता है, मैथ्स एंड ट्रिक होता है या फिर टेक्स्ट होता है। तो आप झटपट से आंसर कर दोगे, हमारा होता है लेन टेक्स्ट। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 125। यहाँ पर आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों एमएस एक्सेल 2020 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ होता है। तो B1 हमसे सेल पूछी है तो इसका एड्रेस क्या होगा, पहले स्तंभ यानी पहले कॉलम की दूसरी पंक्ति, कॉलम B की पहली पंक्ति, कॉलम की दूसरी पंक्ति यानी दूसरे कॉलम दूसरी रो। आपसे बोला है पहला कॉलम और
पहली रो। तो यहाँ पर देखिए B1, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका सब ये जो होते हैं आपके वर्टिकल, ये होते हैं आपके कॉलम और ये होती हैं आपकी रो। यहाँ पर A आएगा, यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। हमसे क्या बोला है, B1 सेल एड्रेस, ये रहा हमारा B1। तो हमारा पहला ऑप्शन है, देखिए दोस्तों, पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ में तो सारे के सारे A चलेंगे, B का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है कि कॉलम B, कॉलम स्तंभ कॉलम B है, बिल्कुल सही है, पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति है, कॉलम B है, तो ये हो गया हमारा B1। कहाँ पर क्रॉस हुआ, यहाँ पर, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन B। दूसरे कॉलम की दूसरी रो, दूसरा कॉलम ये वाला है और दूसरी रो ये है, दूसरा कॉलम और दूसरी रो, सॉरी दूसरा कॉलम दूसरी रो, तो ये वाला होगा हमारा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। और हमसे लास्ट ऑप्शन पूछा है ऑप्शन डी, पहला स्तंभ, तो पहला कॉलम तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा जब बी से पूछा है। तो देखिए कॉलम को हम डिनोट करते हैं ABCD से, और जो हमारी रोज़ होती हैं उनको डिनोट करते हैं 1 2 3 से। और मैं काफ़ी बार आपको ये बातें बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा और आज के बाद आप कोई भी गलती नहीं करोगे। MS एक्सेल में पोर्ट्रेट आर पेज ओरिएंटेशन है, पेज मार्जिन है, फ़ॉन्ट स्टाइल है या पेज साइज है। तो पोर्ट्रेट आर हमारा क्या होगा, तो ये आप बोलोगे पेज ओरिएंटेशन। गलत लिखा हुआ है, आपको सही कर लेना है, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। ओके, अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ पर आपको बताना है MS एक्सेल 2010 में सेल का बॉर्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इंसर्ट टैब और नंबर ग्रुप का, होम टैब और फ़ॉन्ट ग्रुप का, इंसर्ट टैब और अलाइनमेंट का, इंसर्ट टैब और क्लिपबोर्ड का। तो किसका आप यूज़ करोगे, तब आप बोलोगे कि होम टैब और फ़ॉन्ट ग्रुप का। जब भी आपको सेल का बॉर्डर बनाना होगा, होम टैब पर प्रेस करोगे और आप फ़ॉन्ट का चूज़ करोगे। अब बोला है कि A ब्लैंक स्पेस है, एक वर्कशीट में एक पंक्ति और एक कॉलम का प्रतिवेदन है। तो A जो है वो पंक्ति में एक कॉलम का प्रतिवेदन है या एक पंक्ति का। तो A पंक्ति होगी, सेल होगा, कॉलम होगा या कार्य पुस्तिका होगी। तो मैंने आपसे अभी बताया था कि देखिए जो हमारी सेल होती है उसमें रो होती हैं, उसमें कॉलम होते हैं। जो कॉलम को डिनोट करते हैं वो A से करते हैं और जो पंक्ति को करते हैं हम वो 1 2 3 से करते हैं। तो एक पंक्ति और एक कॉलम, एक पंक्ति और एक कॉलम को मिलाकर के बनती है हमारी सेल। तो एक पंक्ति और एक कॉलम दोनों का प्रतिवेदन, इनने बोला है एंड या नहीं बोला है, इसने एंड बोला है। तो पंक्ति और कॉलम के मिलाकर के बनती है सेल। काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। बताना है यहाँ पर आपको MS एक्सेल 2010 में होम गार्ड के किस ग्रुप में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है। क्लिपबोर्ड, भाषा, फ़ॉन्ट या संपादन। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा फ़ॉन्ट, ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों हमारा 130। बताना है MS एक्सेल 2010 में नीचे दिए गए फंक्शन का परिणाम क्या होगा। तो आपको बताना है कि ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो जब भी आपसे राउंड की बात पूछे, मैंने आपसे बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, जब भी राउंड फिगर की बात करें तो यहाँ पर 1 माइनस, अगर यहाँ पर 6 3 6 4 होता तब हमारी वैल्यू वो की वही हो जाती। लेकिन अगर हमारा यहाँ 4 से ऊपर है, जैसे 5 से ऊपर है, 5 भी है, 5 6 7 कुछ भी है, तो आपका 2 अंक तक, यहाँ पर 2 अंक तक पूछा है तो 2 अंक तक आपकी संख्या बतानी है और 1 अंक नंबर बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर 3 होता तब आता आपका 1 माइनस 6 7 और अब हो जाएगा 1 माइनस 7, क्योंकि आपसे 2 अंक तक पूछा है तो 1 माइनस 6 होगा। और जब मैंने आपसे बताया था कि 5 से ऊपर है 6 तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस के
7। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आ जाता है 131। MS एक्सेल सीट में फॉर्मूला इन सेट करने का तरीका बताना है। फॉर्मूला इन सेट करने का तरीका आपको बताना है MS एक्सेल में। तो होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करोगे आप, सेल के अंदर फॉर्मूला टाइप करोगे, फॉर्मूला टैब के किसी एक ग्रुप से फॉर्मूला चुनोगे या फॉर्मूला टैब से इंसर्ट फंक्शन विकल्प का प्रयोग करोगे। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा होम टैब से इंसर्ट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 132। MS एक्सेल सीट में A1, A2, A3, A4 और A5 सेल वाली सेल रेंज का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा संकेत प्रयोग किया जाएगा? तो किस नोटेशन का आप यूज करोगे? तो देखिए, आपसे मैंने बताया था, जब भी आप उस सेल को डिनोट करते हो, मान लीजिए ए सेल से हमको किसी भी सेल तक जाना है, चाहे वो कोई सी भी कितनी भी सेल हो, मान लीजिए Z तक जाना है, Z1 तक, तो आप उसको डिनोट करते हो A1 रेशियो Z1। तो किस में आप डिनोट करते हो? अनुपात वाले सिंबल से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमसे बोला है A1 से लेकर के A5 तक, तो A1 रेशियो A5। डॉलर नहीं होगा, स्टार्टिंग में भी डॉलर नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए अर्धविराम दिया है, ना कि हमारा रेशियो। तो देखिए, आपसे कुछ भी पूछ लिए, अगर आपसे क्वेश्चन देगा तो उसमें भी, जैसे मान लीजिए ये मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आपसे फॉर्मूला देगा तो आपको देगा इक्वल सम और उसमें देगा A1 से A5 तक आपको जोड़ना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में भी, फॉर्मूले में भी आपको रेशियो लगा करके ही देगा। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल गलत नहीं करना है। यहाँ पर समझ लीजिए जितनी भी आपको समझना है, बैक करके भी आप इसको समझ सकते हो। हालांकि समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। बताना है MS एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है। अब हमसे गिनती, काउंटिंग के लिए पूछ रहा है, तो हम काउंटिंग के लिए क्या करते हैं? तो कल ही बताया था मैंने आपको, काउंट ए MS एक्सेल फंक्शन की सीमा में उन सेल्स की गिनती करने के लिए जो रिक्त नहीं है, जो खाली नहीं है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत अंतर आपको जरूर मिलेगा। कल वाले क्वेश्चन, आज वाले क्वेश्चन, परसों वाले क्वेश्चन, सब में कुछ ना कुछ लैंग्वेज घुमा के दे रहा है। क्वेश्चन आपको सेम लगेगा, लेकिन जब तक आप उसको ध्यान से पढ़ोगे नहीं, तब तक आप उसको कर भी नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ गलत कर लोगे। कल वाले जो क्वेश्चन था, मुझे ध्यान है, उसमें मैंने आपको काउंट इफ बताया था, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि कल वाले में और आज वाले में क्या डिफरेंस है। अगला है 134 क्वेश्चन। बताना है कि जूम आउट के लिए शॉर्टकट की। जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस माउस व्हील अप करोगे। व्हील अप का मतलब है, माउस होता है आपका, उसके बीच में व्हील होता है, एक की इधर होती है, एक इधर होती है, उनको आप टैप करके चलाते हो, और जो बीच में व्हील घुमाते हो वही है ये। व्हील को ऊपर की तरफ घुमाओगे, कंट्रोल प्लस माउस के व्हील को नीचे की तरफ घुमाओगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट या कंट्रोल प्लस के टैब। बोला है हमसे दोस्तों जूम आउट, यानी कि जूम को कम करना है। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के व्हील डाउन, माउस वाला व्हील, और जूम इन के लिए व्हील अप। MS एक्सेल 2010 में कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार। देखिए, आपसे पूछा है कि 512 कैरेक्टर, 255, 355 या 128 कैरेक्टर। तो चौड़ाई पूछी है, तो कितने, यानी कि इस क्वेश्चन को आपसे इस तरह से ही पूछ सकता है कि 2010 में एक कॉलम में आप कितने अंक टाइप कर सकते हो, कितने अंक डाल सकते हो। 135 में आप बोलोगे कि 255 कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 136। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास रेंज में उन सेल्स की संख्या की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है। तो जो रिक्त नहीं है उनकी गिनती कौन करता है? MS एक्सेल की परास रेंज में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काउंट ए, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया है पीछे, कि जो रिक्त नहीं है उनके लिए काउंट ए का यूज़ होगा। अगला है 137 क्वेश्चन। MS एक्सेल में
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी वर्कबुक में पहली, पिछली, अगली और आखिरी वर्कशीट प्रदर्शित करता है, हमें किसी अन्य वर्कशीट में जाने की अनुमति भी प्रदान करता है? तो वो रो हेडिंग है, नेविगेशन बटन है, स्टेटस बार है या कॉलम हेडिंग्स है। तो आप बोलोगे कि हमारा 137 का राइट आंसर हो जाएगा नेविगेशन बटन, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 138। बताना है आपको एमएस एक्सेल में उस करंट शैली को किस नाम से जाना जाता है जिसके चारों ओर सेल बाउंड्री होती है? तो न्यू सेल होती है, एक्टिव सेल होती है, करंट सेल या पैसिव सेल। तो देखिए इस तरह के दो क्वेश्चन हमारे कल वाले प्रैक्टिस सेट में थे। अगर आपने कल वाला प्रैक्टिस सेट लिया है तो आप इसका आंसर करोगे बी, एक्टिव सेल। बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर दोगे। कल बहुत अच्छे से आपको समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि एक्टिव सेल की जो बाउंड्री होती है वो डार्क हो जाती है, डार्क ब्लैक रंग की हो जाती है। अगला है 139 क्वेश्चन, एमएस एक्सेल के वर्कबुक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य कह सकते हैं? तो कौन सा गलत है? वर्कशीट 1, शीट 2, शीट 3 और आगे भी इसी प्रकार से लेबल किया जाता है। तो क्या हमारी ये बात सही है? तो आप बोलोगे कि ये बात तो बिल्कुल सही है, हम उसको ए से डिनोट करते हैं, A1 हो जाएगी, A2, तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलती रहती है, तो बिल्कुल सही। एमएस एक्सेल में वर्कशीट का काम नहीं बदला जा सकता? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। प्रत्येक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कॉलम और रो से मिलकर बनती है। तो क्या हमारी कॉलम और रो से मिलकर बनती है? तो बिल्कुल सही बात है, कॉलम और रो से मिलकर सेल बन जाती है और सेल सेल कर करके हमारी एक वर्कशीट तैयार हो जाती है। एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनती है? तो बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन बी, और हमको गलत वाला ही बताना था तो ऑप्शन बी टिक कीजिए। अगला आ जाता है एमएस एक्सेल 2010 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करोगे? डेट का, टाइम का, टुडे या नाउ? बोला है केवल वर्तमान प्रणाली तिथि, केवल आपको डेट डिनोट करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे? तब आप बोलोगे कि हम यूज़ करेंगे टुडे। डेट का यूज़ नहीं होगा, टुडे का होगा। और शायद परसों के प्रैक्टिस सेट में सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी है। अगला क्वेश्चन है 141। डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से कल ही मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, तो देखिए किस तरह से सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब ये नहीं कि मैं जानबूझ के रखता हूँ, ये रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं मैं आपको वही क्वेश्चन कराता हूँ। तो इसीलिए जैसे जैसे बार बार आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं वैसे वैसे ही हमारी पीडीएफ में वो रिपीट होते रहते हैं। और जिस तरह से आपको प्रैक्टिस सेशन में रिपीट होते हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं उसी तरह से सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में भी मिल जाएंगे। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और डेली अपने प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कीजिए, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। तो डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कबुक में कितनी सीट? 2010 वाला एमएस एक्सेल, तो आप बोलोगे 3। अगला है कि एक एमएस एक्सेल 2010 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? तो आप बोलोगे Ctrl+P, Ctrl+S, 5 या 6। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा Ctrl+K, 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 143। बताना है कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम। आपसे बोला है फ्लोर 5,3। बताया था अगर आपको ध्यान होगा तो फ्लोर अगर बोले तो नीचे की तरफ, सीलिंग बोले तो ऊपर की तरफ। अब देखिए 5,3, अब आपको देखना है कि क्या 5 3 से 3 का मल्टीपल है, तो आप बोलोगे नहीं। आपसे बोला है फ्लोर, तो फिर आपको क्या मिलेगा? 5 के बाद आएगा 4, तो क्या 4 3 का मल्टीपल है? क्योंकि हमसे फ्लोर बोला है तो हमको नीचे की तरफ यानी कि माइनस करते हुए चलना होगा, तो आप बोलोगे 4 भी नहीं है। फिर एक और माइनस करना होगा 3/3, तो ये 3 का हमारा मल्टीपल है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अगर आपसे बोलता सीलिंग तब आपका आंसर होता 6। अगला है थिसेरस। थिसेरस को खोलने के लिए शॉर्टकट की Shift+F5,
शिफ्ट प्लस के F6, F7 या F8। तो थिसेरस के लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो आप लोग बोलोगे शिफ्ट प्लस के F7। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट शॉप से कितनी वर्कशीट होती हैं? 2, 1, 4, 3। तो डिफ़ॉल्ट शॉप से कितनी वर्कशीट होंगी? तो आप बोलोगे कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। MS एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी भी सेल में बाएं दाएं ऊपर या नीचे, लेफ़्ट राइट अप या डाउन ले जाने के लिए किस की का यूज़ करेंगे? तो देखिए, अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट लिया है तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी मैंने आपको कराया था। तो 146 का राइट आंसर बोलोगे आप एरो की, और जितने भी बच्चों ने एरो की टिक किया है सभी का यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 147। बताना है कि कौन सी विशेषता है, MS एक्सेल 2007 की बात हो रही है, कौन सी विशेषता का उपयोग सेल की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपिक करने, पूर्व निर्धारित तालिका शैली का चयन करने, इस तालिका में बदलने, एडिट करने के लिए किया जाता है? सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करोगे, फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ करोगे या फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे? तो आप बोलोगे कि हम यूज़ करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। अगला आ जाता है कि किसी सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने, मूव करने के लिए किसका प्रयोग करोगे? पेज डाउन, पेज अप, होम या कंट्रोल प्लस के होम? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए होम का यूज़ करेंगे। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 149। MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किस से मिलकर बना होता है? तो सेल के एड्रेस की बात कर रहा है तो किससे मिलकर बना होता है? सेल के कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। तो सेल तो हमारी कॉलम और रो से ही मिलकर बनती है। सेल के कॉलम, तो क्या आप सिर्फ कॉलम से आप एक सेल बना लोगे? तो आप बोलोगे नहीं। सेल की रो से, यानी कि रो से आप एक कॉलम सेल बना लोगे? तो आप बोलोगे नहीं। वर्कशीट संख्या, तो बिल्कुल नहीं। रो और कॉलम को मिलाकर के हमारी बन गई सेल। अगला आ जाता है कि कौन सा MS एक्सेल 2007 का फॉर्मूला नहीं है? क्या हम सम ऐड कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट कर सकते हैं, सम IE या सम ऐड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे कि हमारा फॉर्मूला नहीं है दोस्तों सम और ऐड, यानी कि एक साथ। सम ऐड बिल्कुल गलत। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली अपडेट के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। जैसे ही कोई अगला अपडेट आता है, आपका प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप उसमें बने रहोगे और कोई भी आपसे प्रैक्टिस सेशन नहीं छूटेगा। मैथ्स के लिए भी हमने आपके लिए डाउट सेशन चला रखा है, तो उसको भी आप डेली अटेंड करना। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं मैथ के, वो आप टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।